Hello guys, good morning. In this lecture we will discuss about unit number 2. बीएससी फर्स्ट ईयर बीएससी सेकेंड ईयर का जो सिलेबस चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसमें हमने एक यूनिट कंप्लीट कर लिया है और एक यूनिट में हमने बहुत सारी बातें पढ़ी, उसमें 2 चैप्टर पढ़े। मैं एक बार रिकेप कर देता हूँ, फिर हम लोग यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में हमने 2 चीज़ें पढ़ी, 2 चैप्टर पढ़े थे। फर्स्ट चैप्टर को मैंने सर्किट थ्योरी का नाम दिया था, परिपथ वाला, और जो सेकेंड वाला था वो था अर्धचालक सेमीकंडक्टर था। तो 2 चैप्टर पढ़े। सर्किट थ्योरी में हमने क्या पढ़ा? सर्किट थ्योरी में हमने पहले बेसिक चीज़ें पढ़ी कि सर्किट क्या होता है, एक्टिव सर्किट, पैसिव सर्किट, सक्रिय परिपथ, निष्क्रिय परिपथ, अरे ये बहुत सारी ऐसी बातें पढ़ी। फिर हमने पढ़ा कि कोई भी सर्किट आपको दे दे, उस सर्किट के अंदर आपको कहीं पर भी करंट कैलकुलेट करना हो, किसी भी पॉइंट पे वोल्टेज कैलकुलेट करना हो, तो करंट और वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या बहुत सारे चीज़ें बताई। उसमें सबसे पहले हमने कुछ किरचॉफ्स के लॉ पढ़े, केवीएल और केसीएल, फिर उनका एनालिसिस वगैरह पढ़ा, सब कुछ पढ़ा। फिर उसके बाद में कुछ थ्योरम्स पढ़े, प्रमेय पढ़े। थ्योरम्स जो पढ़े उनमें सबसे पहले हमने अध्यारोपण के जो सुपरपोजिशन पढ़ा था, उसके बाद में थेवेनिन, नॉर्टन, मिलर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ऐसे करके हमने बहुत सारे थ्योरम्स पढ़ लिए। वो हो गया। उसके बाद में हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया, सेमीकंडक्टर, कि हमने करंट और वोल्टेज कैलकुलेट करना सीख लिया। अब हम लोग डिवाइस बनाएंगे, हम युक्तियाँ बनाएंगे। अब डिवाइस बनाएंगे तो सबसे पहले तो किस चीज़ की बनाए, कौन सा मटेरियल काम में ले, कौन सा पदार्थ काम में ले। तो उसके लिए मैंने पदार्थ को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, मटेरियल्स को। मटेरियल्स 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहला एक तो हमने बोल दिया कंडक्टर है, चालक है, एक है अर्धचालक है, इंसुलेटर अचालक, एक है सेमीकंडक्टर अर्धचालक। तो अचालक है वो जो इंसुलेटर है, उसका तो कोई काम ही नहीं है, उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा। अचालक है, चालक ही नहीं है, कंडक्टर ही नहीं है, तो क्या काम है, उसको हटा दिया। फिर कंडक्टर की बारी आई, चालक की। तो चालक तो है, कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, चलता भी है, करंट भी मिलता है, लेकिन कंट्रोल नहीं होता, तो उसको भी हटा दिया। फिर हमने सेमीकंडक्टर पे फोकस किया, और सेमीकंडक्टर में हमने पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया। पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर बना के हमने ये बोला कि इनमें क्या होता है, होल और इलेक्ट्रॉन होते हैं। करंट जो फ्लो होता है 2 चीज़ों की वजह से होता है, और थ्योरी डेवलप की, उसमें फॉर्मूले बनाए, और उसमें बोला एक तो होल होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन। तो जो होल होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है, उनकी संख्या कितनी होती है, उनकी डेंसिटी कितनी होती है, उनका घनत्व कितना होता है, वो कैलकुलेट किया। उनकी वजह से कंडक्टिविटी, चालकता होती कितनी है, उसके फॉर्मूले कैलकुलेट किए। वो कहानी समझी। देन आफ्टर हमने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लिया, उनको चिपका दिया एटॉमिक लेवल पर, परमाणुवीय स्तर पर उनको अटैच किया। जब पास में लेके आते हैं तो टच करते हैं, तो उनमें क्या होता है, एक लेयर बनती है, बीच में एक परत बन जाती है, उसको बोलते हैं क्या, अवक्षय परत, डिप्लेशन लेयर। और जो डिप्लेशन लेयर बनती है उसको हमने जंक्शन भी बोलते हैं, संधि भी बोलते हैं। और इस तरीके से हमारे पास में एक क्या, पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक संधि बन जाती है, और ये जो डिवाइस है इसको हम लोग डायोड बोल देते हैं, पीएन संधि डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। और जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, इसकी फिर हमने प्रॉपर्टीज़ देखी कि इसमें एक तरफ से करंट फ्लो हो रहा है, एक तरफ से नहीं हो रहा। जिस तरफ से फ्लो हो रहा है उसको हमने फॉरवर्ड बाइस बोला, अग्र बाइस, एक को रिवर्स बाइस बोला, पश्च बाइस। फिर उसमें करंट का वैल्यू कितना होता है, कितना नहीं होता, वो डायोड इक्वेशन निकाल के हमने पूरी कहानी, पूरा तामझाम पढ़ लिया। ये यूनिट कंप्लीट हो गया। अब कुछ नई चीज़ें बनाते हैं। एक तो बना लिया ना हमने, डायोड बना लिया। अब डायोड का यूज करके कुछ नई बातें करते हैं, कुछ नई चीज़ें बनाते हैं। तो जो नई चीज़ें बनाएंगे वो यूनिट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। अब यूनिट नंबर 2 में क्या क्या कहानियाँ हैं, कितने चैप्टर हैं, क्या सीन है, वो डिस्कस करते हैं। आ जाइए। तो यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग। यूनिट नंबर 2 देखो भैया, यूनिट नंबर जो 2 है उसमें क्या है, यूनिट नंबर 2 में 3 चैप्टर में डिवाइड कर रहा हूं मैं। अब देखो, आप कौन सी बुक खरीद रहे हो, उसमें हो सकता है कि चैप्टर अलग दे रखे हो, चैप्टर के नाम अलग है, लेकिन सिलेबस यही फॉलो होगा जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। हाँ, और मेनली जो मेरा स्पेशल फोकस है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के हिसाब से चल रहा हूँ मैं। बाकी जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अलावा भी और यूनिवर्सिटी है, वो भी राजस्थान यूनिवर्सिटी को फॉलो करती है। जैसे सीकर का शेखावटी यूनिवर्सिटी है, अलवर का मत्स्य यूनिवर्सिटी है, भरतपुर का मान लो, या ये जो सारी यूनिवर्सिटी है ये किसको फॉलो करती है, इसी को फॉलो करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का ही सिलेबस और एग्जाम पैटर्न फॉलो करती है। और भी जो यूनिवर्सिटी है उनका भी सिलेबस सेम ही है, बस एग्जाम पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे एमडीएसयू अजमेर की बात करूँ, उसमें भी सेम सिलेबस है। और भी यूनिवर्सिटी जो है, स्पेशली राजस्थान की बात करूँ, सेम सिलेबस है, बस एग्जाम का पैटर्न अलग होता है। किसी में क्वेश्चन छोटे बड़े आते हैं, किसी में ऑप्शनल आते हैं, अथवा में आते हैं, और में आते हैं, किसी में नहीं आते, वो अलग अलग सीन है। ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ अभी मोस्टली। तो
इसमें है, मैंने जो है चैप्टर 3 चैप्टर में डिवाइड कर दिया यूनिट 2 को। अब हो सकता है आप CBH खरीद रहे हो, RBT खरीद रहे हो, या जो और दूसरा कोई पब्लिकेशन जैसे JPH खरीद लिया, उनमें हो सकता है कि यूनिट नंबर 2 को अलग अलग चैप्टर में अलग तरीके से दे रखा हो। तो हर बुक के हिसाब से अलग हो सकता है, लेकिन टॉपिक जो होंगे यूनिट में वही कवर करवाऊंगा मैं। अब जो यूनिट नंबर 2 है उसमें मैंने 3 चैप्टर में डिवाइड कर रखा है, 3, 4 और 5, 3 चैप्टर है। जो 3rd नंबर का चैप्टर है उसके अंदर जो टॉपिक आएगा दैट इज रेक्टिफायर, दिष्टकारी है। ठीक है, अब ये दिष्टकारी क्या होता है, इसका क्या सीन है, ये तो हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे पूरी कहानी समझेंगे, लेकिन अभी मैं बता दूं कि इसके अंदर क्या आएगा, दिष्टकारी आएगा, रेक्टिफायर आएगा। रेक्टिफायर के अलावा भी और छोटी छोटी चीज़ें आएगी, जैसे फिल्टर आएगा, या और भी PN जेनर डायोड आएगा, वो भी आएगा, पर मेनली जो है रेक्टिफायर के बारे में बात करेंगे। दूसरा चैप्टर नंबर 4 और 5, इन दोनों चैप्टर में जो टॉपिक आएगा दैट इज ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होता है, कैसे काम करता है, ये कहानी तो चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन इन दोनों चैप्टर में क्या आएगा, ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर को मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। पहला जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं BJT। क्या बोलते हैं, BJT, वो चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाऊंगा मैं, BJT। एक होता है FET, वो चैप्टर नंबर 5 में पढ़ाऊंगा, FET। BJT को इंग्लिश में बोलते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर को हिंदी में बोलते हैं द्विध्रुवी, द्विध्रुवी जंक्शन को बोलते हैं संधि, और ट्रांजिस्टर और ये है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये है। तो इसमें ये पढ़ेंगे FET, और 4th नंबर के चैप्टर में BJT पढ़ेंगे। अब ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इनका क्या क्या वर्किंग प्रोसेस है, सारी जो कहानी है, बहुत सारी थियोरेटिकल चीज़ें हैं इसके अंदर, वो हम लोग इन दोनों चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो एक तो ये आ गया। ये जो FET है इसका तो बहुत कम पोर्शन है, गिनी चुनी चीज़ें आती है। जो मेन पोर्शन है दैट इज रेक्टिफायर और BJT। ठीक है ना, जो मेन जो फोकस है वो रेक्टिफायर पे ही रहता है, उसके बाद में BJT पे, और FET तो बहुत कम पोर्शन है। FET को तो नहीं भी पढ़ते हैं तो भी काम चल जाता है अपना, लेकिन हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। एग्जाम टाइम में मैं बता दूंगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ कम इंपॉर्टेंट है, तो पूरा सिलेबस कवर नहीं हो पाए तो कौन सी चीज़ ज़्यादा पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, कौन सी पे किस पे कम फोकस करना है, वो एग्जाम टाइम में बता दूंगा। अभी के लिए तो पूरी चीज़ें सीख लो, क्या फ़र्क पड़ता है, जब सिखाए रहे तो सीख लो ना। और हाँ, थर्मोडाइनमिक्स भी पैरेलली स्टार्ट कर दी है, ठीक है, तो वो भी पढ़ सकते हैं, ताकि साथ साथ में क्या, अब इलेक्ट्रॉनिक्स को हम फास्ट चलाएंगे, और जो थर्मोडाइनमिक्स है उसको थोड़ा स्लो रखेंगे। फिर जैसे ये खत्म हो जाएगा, इसकी जगह मैथमेटिकल फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे, उसको धीरे धीरे कराएंगे, और थर्मोडाइनमिक्स को फास्ट कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो अभी एग्जाम्स की कोई डेट्स वगैरह नहीं है, जैसे कुछ अनाउंसमेंट होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, अभी 3 चैप्टर है, अभी आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रेक्टिफायर की बात करते हैं कि रेक्टिफायर की क्या कहानी है। आओ, रेक्टिफायर हिंदी में इसको दिष्टकारी बोलते हैं, और रेक्टिफायर या दिष्टकारी का क्या मीनिंग होता है, मतलब क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे। डेफिनेशंस लिखवाऊंगा क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है, वो तो आगे की बात है। अभी मैं पहले एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो 3rd नंबर का जो चैप्टर है उसमें हम लोग रेक्टिफायर डिस्कस करेंगे, दिष्टकारी। रेक्टिफायर होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ मैं। देखो, हम लोगों को करंट को एक तो अब AC टाइप का करंट पढ़ते हो, एक आप DC टाइप का करंट पढ़ते हो, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। तो 2 टाइप के करंट पढ़ते हो आप। 2 टाइप के करंट मतलब 2 टाइप के ही वोल्टेज होंगे, समझ रहे हो। तो दोनों टाइप के जो करंट या दोनों टाइप के वोल्टेज है, ये चीज़ होती है, एक DC होता है, एक AC। अब ये DC क्या होता है, AC क्या होता है, ये कहानी आगे वाले पेज में एक्सप्लेन करूंगा, बट उससे पहले जो हम लोगों को रिक्वायरमेंट होती है कि AC को DC में कन्वर्ट करना पड़ता है, AC को DC में बदलना पड़ता है। अब AC को DC में बदलते हैं तो कैसे बदले, कोई मशीन होनी चाहिए मेरे पास में, तो चलो एक मशीन बनाते हैं, उससे AC को DC में बदलते हैं, और AC को DC में बदलने के लिए एक मशीन बनाई, एक डिवाइस बनाई, उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं दिष्टकारी, रेक्टिफायर। तो क्या है रेक्टिफायर, क्या कर रहा है एक्चुअल में,
रेक्टिफायर एसी को ऑल्टरनेटिंग करंट को क्या करता है, डीसी में कन्वर्ट करता है, डीसी में। तो एसी को डीसी में बदलने के लिए मेरे को कुछ ना कुछ चाहिए, जुगाड़, कोई डिवाइस चाहिए, उसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर, दिष्टकारी। अब रेक्टिफायर भी 3 टाइप के होते हैं, हाफ वेव, फुल वेव, ब्रिज रेक्टिफायर, अर्ध तरंग दिष्टकारी, पूर्ण तरंग दिष्टकारी, सेतु दिष्टकारी। ये कहानी आगे में लिखवाऊंगा, हर एक चीज़ बताऊंगा। लेकिन अभी तक ये समझ में आया कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाली जो डिवाइस है दैट इज नोन एज रेक्टिफायर। सिंपल सी कहानी है, ओके बात समझ में आई। लेकिन एसी को डीसी में पूरी तरीके से अच्छे से सही वे में ये रेक्टिफायर बदल ही नहीं पाता, इसकी इतनी एफिशिएंसी है ही नहीं, इतना एफिशिएंट नहीं है, इसकी दक्षता बहुत कम होती है, तो ये सही से बदल नहीं पाता, पूरी तरीके से नहीं कन्वर्ट कर पाता एसी टू डीसी। तो इस रेक्टिफायर के अंदर हम लोग कैपेसिटर या इंडक्टर कॉइल लगा लेते हैं, कभी पैरेलल में, कभी सीरीज में, कभी श्रेणी क्रम में, कभी समांतर क्रम में। और जब वो लगाते हैं तो उसकी हेल्प से इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मतलब मैंने क्या किया, रेक्टिफायर जो है उसके साथ में मैंने कोई एलिमेंट लगा दिया, या तो कैपेसिटर, या तो संधारित्र, या इंडक्टर कॉइल। या तो जैसे मैंने कैपेसिटर बना देता हूँ मैं यहाँ पे ऐसे, या तो कैपेसिटर लगा दिया मैंने, इसको थोड़ा सा अलग कलर में बनाया है क्या, अलग कलर में बना देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। या तो मैं कैपेसिटर लगा दूं, सी बोल रहा हूं मैं इसको, या फिर मैं इंडक्टर कॉइल लगा दूं। इंडक्टर कॉइल को ऐसे बनाते हैं, ठीक है, एल से लिखते हैं। तो रेक्टिफायर के साथ में या तो कैपेसिटर लगा दूं या इंडक्टर कॉइल लगा दूं। ये क्या है, दिष्टकारी है। तो इन दोनों के साथ में ये जब लगा देते हैं तो हमारे पास में इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, दक्षता बढ़ जाती है। तो ये जो बनता है रेक्टिफायर के साथ में, ये लगाने पर इसको एक नया डिवाइस नाम दे दिया गया, उसको बोलते हैं फिल्टर। क्या बोलते हैं, फिल्टर। तो ये जो बनता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं फिल्टर। हिंदी में भी फिल्टर ही बोलते हैं, इंग्लिश में भी फिल्टर ही बोलते हैं। फिल्टर में डबल टी आता है क्या, आई एम नॉट श्योर कर लेना, आप इसको क्लियर कर लेना, डबल टी आता है, सिंगल टी वो आपका मैटर है। टीचर का ये तो फ़ायदा है, स्पेलिंग्स याद नहीं रखने पड़ते, नॉलेज ही रखना पड़ता है ध्यान में। मुझे वैसे स्पेलिंग्स मेरा वीक पॉइंट है, तो आप अपना ध्यान रखिए। हाँ, तो फिल्टर बन गया। रेक्टिफायर सी और एल हमने मिलाया, कैपेसिटर और इंडक्टर कॉइल अगर हम लोग इसके साथ में अटैच करते हैं तो अपने पास में क्या बनता है, फिल्टर बन गया। अब ये फिल्टर भी 4 टाइप का सीखेंगे हम लोग। तो दिष्टकारी जो होगा वो हम लोग 3 टाइप का सीखेंगे, और जो फिल्टर है वो हम लोग 4 टाइप का पढ़ेंगे। इनकी डिटेलिंग है, इन पे बड़ा क्वेश्चन आता है, 4 में से एक फिल्टर पूछ लेता है, या दिष्टकारी में से 3 में से एक पूछ लेता है, ठीक है ना। तो बड़ा क्वेश्चन आता है यहाँ से। ये 4 जो फिल्टर है इनके डेरिवेशन से अपने अपने वो पढ़ेंगे, पूरा डिटेलिंग होगा। यहाँ तक की बात क्लियर है क्या, कि हमारे को एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है, तो एसी से डीसी में ले जाने के लिए एक मशीन चाहिए, एक डिवाइस चाहिए, दैट इज नोन एज रेक्टिफायर। उसको दिष्टकारी बोलते हैं। लेकिन दिष्टकारी जो होता है, रेक्टिफायर जो होता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़िया नहीं होती, तो उसकी उस एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें कैपेसिटर या इंडक्टर कॉइल जोड़ देते हैं। कभी श्रेणी में, कभी समांतर में, सीरीज पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। वो आगे की कहानी वो बताऊंगा। बट जब कनेक्ट करते हैं तो ये जो नई डिवाइस बनी, इसके साथ में ये मिलाने पर इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग फिल्टर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फिल्टर। फिल्टर की अच्छी होती है दक्षता, एफिशिएंसी इसके कंपैरिजन में बेटर होती है। आई बात समझ। ये इतनी कहानी कंप्लीट हो गई कि एसी को डीसी में बदलना है। लेकिन अभी मेरे को ये भी तो पता होना चाहिए कि एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, एसी कैसे वर्क करता है, डीसी कैसे वर्क करता है, कैपेसिटर इंडक्टर कॉइल के साथ में एसी का बिहेवियर क्या होता है, डीसी का बिहेवियर क्या होता है, ये भी तो मेरे को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना। डायोड के साथ में एसी डीसी कैसे काम करता है वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब रेक्टिफायर लगाएंगे, दिष्टकारी बनाएंगे, तो उसमें डायोड काम में आता है। तो डायोड के साथ में एसी डीसी काम कैसे करता है वो तो पता होना चाहिए ना, छोटी बातें पहले पता होना चाहिए। तो मैं अब थोड़ा आपको बता देता हूँ कि एसी और डीसी क्या होता है, एसी और डीसी कैसे वर्क करता है, ठीक है। इसकी कहानी पढ़ते हैं हम लोग। तो एसी डीसी की कहानी पढ़ लेते हैं हम लोग पहले, ठीक है। आओ भैया,
तो AC DC पढ़ते हैं हम लोग। देखो AC और जो DC है, आपने बचपन से ही पढ़ा AC क्या होता है, DC क्या होता है, 8th 9th 10th 12th तक आप कंप्लीट पढ़ के आए हो। तो मैं डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, यहाँ पे कोई डेफिनेशन पूछेगा भी नहीं, आपको तो ये आनी चाहिए, बट यहाँ पर नहीं आती लोगों को, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ AC और DC के बारे में थोड़ा सा हल्का सा इन्फॉर्मेशन। आपसे कोई एग्जाम में AC DC के बारे में नहीं पूछेगा, अपना जो टॉपिक है वो है रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर है, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो इसका मैं डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, लेकिन मैं इसके बारे में बताऊंगा कि ये कैसे क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग DC को डिस्कस करते हैं। DC को, किसको? DC को। DC को हिंदी में बोलते हैं दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट। ठीक है। अब डायरेक्ट करंट भी होता है, डायरेक्ट वोल्टेज भी होता है, दिष्ट धारा भी होता है और दिष्ट वोल्टता भी होता है, दोनों ही चीज़ें होती हैं। मतलब हम लोग DC के बारे में बात करें, मेन चीज़ ये है अपने पास में अभी। तो DC होता है, वो आपने पढ़ा होगा कि DC जो होता है उसका वैल्यू क्या होता है? फिक्स होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है। मतलब मैं जैसे अभी देख रहा हूँ, जितना जैसे मैंने एक बैटरी लगा दिया, 5 वोल्ट की बैटरी है, मैंने जब देखना शुरू किया उससे जो वोल्टेज मिल रहा था वो 5 वोल्ट था, थोड़ी देर बाद में देखा 5 सेकंड बाद में तब भी 5 वोल्ट ही था। इसका मतलब है कि वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट है। ये करंट की वैल्यू बात कर लूँ, करंट है वो क्या है? कांस्टेंट है। अगर वैल्यू कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आप काम में ले रहे हो उसको हम लोग दिष्ट धारा बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। इसका जब ग्राफ बनाऊँ, अगर मान लो मैं ग्राफ ऐसे मान लो कि ये टाइम एक्सिस है और इधर जो है करंट है, धारा है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे t इक्वल्स टू 0 पे करंट का वैल्यू कुछ है, मान लो कि t इक्वल्स टू 0 पे करंट का वैल्यू ये है, कुछ भी है। फिर थोड़ी देर बाद में देखा करंट का वैल्यू यहाँ पे देखा तब भी इतना ही है, थोड़ी देर बाद में देखा फिर भी करंट का वैल्यू इतना ही, ऐसे देखा करंट का, मतलब करंट का जो वैल्यू है वो ऐसे, ये लाइन मिल गई मेरे को सीधी, मतलब करंट का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, बिल्कुल। तो करंट का वैल्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब है नियत है। इस तरीके का करंट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं दिष्ट धारा, DC, डायरेक्ट करंट। अगर वोल्टेज का भी ऐसा ही कर्व मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिष्ट वोल्ट था, दिष्ट वोल्टेज, डायरेक्ट वोल्टेज, ठीक है ना। इसका जो बैटरी बनाते हैं हम लोग, मतलब दिष्ट धारा का, मतलब डायरेक्ट जो मिलता है, डायरेक्ट करंट जो मिलता है उसका जो बैटरी बनाते हैं, DC बैटरी जिसको बोलते हैं, उसको जनरली हम लोग ऐसे बनाते हैं। एक बड़ा प्लेट जिसको पॉजिटिव बोलते हैं, एक छोटा प्लेट जिसको नेगेटिव बोलते हैं। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव का मतलब होता है हायर वोल्टेज, नेगेटिव का मतलब क्या होता है? लोअर वोल्टेज। ये हायर वोल्टेज लोअर वोल्टेज की कहानी मैंने बचपन में सिखाई थी बेसिक में, जो बेसिक के वीडियो थे ना अपने यूनिट फर्स्ट से पहले, उसमें ये सारी बातें मैंने बताई थी कि पॉजिटिव का मतलब केवल पॉजिटिव नहीं होता, इस पॉजिटिव प्लेट पे नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव 3 वोल्ट कुछ भी हो सकता है। ये कहानी अब नहीं बताऊंगा। इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और DC को दूसरी तरीके से ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव पता होता है ना कि एक ही तरफ होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव का फिक्स होता है कि इस तरफ पॉजिटिव है इस तरफ नेगेटिव है, तो ये फिक्स बता दिया। ये ऐसे किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसा ये सिंबॉलिक फॉर्म है DC का। ये बात समझ में आई? देखो एक चीज दूसरी और बात कर लेता हूं मैं। DC जो होता है, DC कोई ऐसे साइकिल तो बना रही है, कोई चक्कर नहीं काट रहा ना, चक्कर नहीं काट रहा, मतलब इसका मतलब मैं अगर मैं इसके चक्करों की बात करूं, चक्कर कौन सा? साइकिल्स की बात कर रहा हूं मैं, है ना, और किसी चक्कर की बात नहीं कर रहा, मैं साइकिल्स की बात कर रहा हूं। अब अभी ये पहले इसके जो कितने चक्कर करेगा, एक सेकेंड लाइट्स, इसके जो कितने चक्कर करता है, ये चक्कर करता ही नहीं है। अरे कोई चक्कर कर रहा है क्या? ये कोई भी साइकिल कंप्लीट, ये ऐसा फ्रीक्वेंसी कुछ है ही नहीं इसका। अगर मैं बात करूँ इसका कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब ये चक्कर कितने कर रहा है? 0। या मैं ऐसे बोलूँ कि इसको एक चक्कर करने में कितना टाइम लगेगा, एक चक्कर करने में कितना टाइम लगेगा? अरे इसका तो एक चक्कर कंप्लीट ही नहीं होगा क्योंकि ये तो चक्कर कर ही नहीं रहा। तो ऐसे बोलूँ तो एक चक्कर कंप्लीट करने में इसको इनफाइनाइट टाइम लगेगा क्योंकि चक्कर कर ही नहीं रहा। तो टाइम पीरियड जो है इसका कितना है? एक तरीके से टाइम पीरियड T से लिखते हैं इसको, टाइम पीरियड कितना है इसका? इनफाइनाइट है, ठीक है ना। टाइम पीरियड इनफाइनाइट है। तो एक दूसरी कहानी और होती है यहाँ पे, T इक्वल्स टू 2 पाई
सॉरी 2π/ω ये होता है, या इसको ऐसे भी लिखते हैं 2π/ω को एक दूसरी चीज़ और होती है t = 1/f भी होता है, ये ऐसे होता है, ये 1/f होता है। तो इसका मतलब कि t इनफाइनाइट होगा तो f कितना होगा, 0 होगा। अरे t इनफाइनाइट हो गया तो f कितना होगा, 0। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कितना होता है, 0 होता है। किसका, DC का। और टाइम पीरियड कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 0। फ्रीक्वेंसी 0 मतलब पर सेकंड कितने चक्कर करते हैं, 0 करता ही नहीं है, चक्कर तो करेगा नहीं रहा है। ये DC के बारे में हो गया। अब AC के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर इसको इलस्ट्रेशन से बात करेंगे। AC होता है अल्टरनेटिंग करंट, इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट AC में क्या होता है, जैसे इसमें तो डायरेक्शन फिक्स है कि इस तरफ करंट जा रहा है, इस तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जिस स्पीड से चल रहे उसी स्पीड से चलते रहेंगे, कांस्टेंट स्पीड से, ताकि वैल्यू जो है वो फिक्स रहे, डायरेक्शन भी फिक्स है, इधर जा रहे इलेक्ट्रॉन तो इधर ही जाएंगे। बट अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड है वो चेंज होने लग जाए, मतलब धीरे धीरे जाते जाते तेज चलने लग जाए, फिर धीरे हो जाए, फिर तेज चलने लग जाए, धीरे हो जाए, और डायरेक्शन भी चेंज करने लग जाए, थोड़ी देर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, थोड़ी देर इधर आ जाएंगे, थोड़ी देर मूड इधर बदल गया, फिर मूड बदल गया, इधर आ गए वापस, फिर इधर चल रहे हैं, फिर इधर चल रहे हैं। अगर इस तरीके से हो तो मतलब अगर करंट का और टाइम का अगर मैं कारो बनाऊं, और करंट ऐसे इलेक्ट्रॉन की मतलब करंट का वैल्यू जो है वो ऐसे चेंज हो रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर चेंज हो गया, येलो येलो येलो, फिर कुछ और हो गया, फिर येलो, ये ऐसे ऐसे कुछ भी हो रहा है, रैंडम हो रहा है। वो सिग्नल देखते हो ना हॉस्पिटल में, फिल्मों में दिखाते, कोई मरने वाला होता है, हार्ट बीट का सिग्नल आता है, देखे तो उस तरीके से क्या हो रहा है। करंट का वैल्यू देखो, यहाँ पे 0 है, फिर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 0 हो गया यहाँ पे आगे। फिर करंट का वैल्यू ऊपर तो पॉजिटिव होता है ना, वाई एक्सिस में ऊपर पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस में नीचे नेगेटिव होता है। फिर जैसे नीचे आया नेगेटिव हो गया, फिर बढ़ रहा नेगेटिव में बढ़ रहा है, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम हो गया, फिर नेगेटिव में धीरे धीरे वापस कम हो गया, 0 हो गया, फिर वापस पॉजिटिव में, ये चेंज हो रहा है। मतलब डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो रहा है। डायरेक्शन चेंज होगी ना, एक बार पॉजिटिव करंट, एक बार नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब इस डायरेक्शन में मान लो, तो नेगेटिव का मतलब कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, दिशा भी बदल रही है करंट की, और स्पीड भी बदल रही है इलेक्ट्रॉनों की। स्पीड बदलेगी तभी तो करंट का वैल्यू चेंज होगा ना, मान बदल रहा है। इसमें तो जैसे 5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर ही रहेगा, इसमें 5 3 2 1 0 फिर -1 -2 इस तरीके से अलग अलग वैल्यू मिलता रहेगा। तो ये है, तो अगर करंट की डायरेक्शन और ये वैल्यू चेंज हो रहा है या कुछ भी तो चेंज हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, AC बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। इस तरीके से होता है अल्टरनेटिंग करंट। बात समझ में आई, क्लियर है क्या? ये जरूरी नहीं कि ये ऐसा ही हो, कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हम जो काम में लेते हैं कैलकुलेशन में जो इजी होता है वो वाला, और वो होता है साइन या कॉस का फंक्शन। मतलब जो AC है वो साइन या कॉस की वेव फंक्शन की फॉर्म में देते हैं। तो ऐसा लेते हैं हम लोग, जो काम में लेते हैं वो हम लोग ऐसे काम में लेते हैं। ये साइन का कर्व है, यहाँ से बात करूँ इधर से देखूँ तो ये कॉस का हो जाएगा। तो साइन या कॉस का कर्व काम में लेते हैं हम लोग, ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है उसमें हमारे को पता रहे। साइन या कॉस का है तो अपने पास फिक्स है कि ऐसे जा रहा है तो थोड़ी देर बाद में ऐसे होने वाला, फिर थोड़ी देर बाद में ऐसे होने वाला, तो अपने को इसमें फंक्शन का फिक्स वैल्यू पता रहता है। तो ये आइडिया रहता है कि इतने टाइम बाद में क्या होगा, कि वो इतने टाइम बाद में कहाँ पर लूप रहेगा, तो हम लोग आगे का आइडिया लगा सकते हैं। तो फंक्शन पता रहता है अपने को। तो जैसे ये क्या है, साइन का है, जैसे मान लो कि ये t चल रहा है, तो इस साइन का क्या है, साइन का फंक्शन है एक तरीके से, ठीक है। ये ओमेगा t के साथ बना लो कर्व जो भी है, ये आई बात समझ में, साइन का कर्व है। तो अपन जो यूज करते हैं जनरली दैट इज साइन कर्व या कॉस का कर्व है। साइन या कॉस तो एक ही बात है, बस π/2 का फेज डिफरेंस होता है उनमें, π/2 आगे पीछे होता है, π/2 ऐड कर देते तो कॉस या साइन में चेंज हो जाता है। देखो ये करंट है। अब इसमें मैं बात करूं, इसको कैसे, इसको जो सिंबॉलिक फॉर्म होता है वो ऐसा होता है, इसको ऐसे लिखते हैं, बैटरी जो बनाते हैं इसका ऐसा, ये वेव बना देते हैं, बीच में वेव का साइन होता है। इसमें प्लस या माइनस फिक्स नहीं होता है, क्योंकि आधे टाइम के लिए इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा, आधे टाइम के लिए नीचे प्लस होगा, ऊपर माइनस होगा,
चेंज हो जाता है, फ्लिप होता रहता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस या माइनस शो नहीं करते जनरली। अगर पर्टिकुलर पता हो कि कौन से आधे साइकिल की बात करें, कौन से आधे चक्कर की बात करें, तो जैसे ये है, ये अगर मैं बनाता हूँ तो आधे चक्कर में ऊपर पहले वाले आधे चक्कर में ये इसमें करंट का वैल्यू बढ़ता 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 मैक्सिमम हो जाता है, फिर धीरे धीरे कम होता है, ये इसमें पॉजिटिव रहता है। फिर सेकंड हाफ साइकिल में धीरे धीरे ये नेगेटिव में धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, फिर मैक्सिमम हो गया, फिर वापस जीरो हो जाएगा, ये नेगेटिव में। मतलब इस तरफ अगर करंट की बात करूँ, अगर मान लो ये इस जगह में इस आधे साइकिल में करंट इधर जा रहा है, तो इस आधे साइकिल में करंट इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, इस आधे साइकिल में फिर इधर जाएगा। तो मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है कंटिन्यू, इधर 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 ऐसे चलता रहता है। अब मैं इसमें फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो ये जैसे मान लो साइन वेव दे रहे हैं, तो इसकी कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब ये चक्कर कर रहा है ना, इसके तो साइकिल है, जैसे 1 सेकंड में मान लो कितने चक्कर कर रहा है वो इस पर डिपेंड करता है। जैसे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है मान लो 50 हर्ट्ज है या 60 हर्ट्ज है, वो जो फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर मैं बात करूँ 50 हर्ट्ज है, मान लो 50 हर्ट्ज है, इंडिया में डोमेस्टिक जो होता है 50 हर्ट्ज होता है, हाँ। तो 50 हर्ट्ज है मतलब 50 चक्कर पर सेकंड कर रहा है, 50 चक्कर ऐसे, तो फ्रीक्वेंसी है कुछ ना कुछ, फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं होती है इसकी, एसी की फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं है। ये बात समझ में आई ना। तो यहाँ पर एक रिलेशन भी होता है फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड में, वो हम लोग थोड़ी देर आगे बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन एसी का जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये जो इतनी मैंने कहानी सुनाई है ना, इसको पॉज करके यहाँ से ये छाप लेना पूरी, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए था, यहाँ से कुछ भी नहीं पूछेगा, लेकिन जब पूछेगा उसके लिए ये आना चाहिए, तभी तो आप उसको लिख पाओगे। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई, एसी और डीसी की कहानी है ये। अब मैं इसको इलस्ट्रेशन से बता देता हूँ, वी हैव 3 मिनट्स, तो हम लोग फटाफट इसको इलस्ट्रेशन से एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो इसमें देखो भैया, ये डीसी है, क्योंकि देखो इसमें प्लस इस तरफ है, ये माइनस है, फिक्स है प्लस माइनस, ये डीसी बैटरी है, इसकी वजह से करंट का डायरेक्शन है इस तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहे हैं, एक ही स्पीड से जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, स्पीड से एक से जा रहे हैं, मतलब कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। डायरेक्शन भी फिक्स है, इस तरफ करंट चल रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरफ से जा रहे हैं एक तरीके से, तो एक ही डायरेक्शन में पर्टिकुलर जाते जाएंगे। तो जो कर्व मिलता है वो अपने को कर्व कैसा मिलेगा, कोई फिक्स मिलेगा ना, ऐसे कांस्टेंट मिलेगा, तो कांस्टेंट ही मिलेगा क्योंकि फिक्स है इसमें। क्लियर है? जैसे इसमें 1 मिली एम्पियर करंट फिक्स दिखा रहा है, तो 1 मिली एम्पियर करंट है। लेकिन इसमें आओ, ये कौन सा है, एसी, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से देख पाए। ये एसी है, एसी में क्या हो रहा है, इसमें देखो प्लस माइनस फिक्स नहीं होता, आधे टाइम के लिए ये जो एसी में होता है, जो अपना इनपुट है वो साइन वेव की फॉर्म में मैं अगर ऐसा दे रहा हूँ, तो आधे टाइम के लिए करंट का पहले इंक्रीज होगा मैक्सिमम तक जाएगा, फिर धीरे धीरे डिक्रीज होगा, ये जीरो पे आएगा, फिर नेगेटिव में जाएगा। तो इस आधे साइकिल में करंट की डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, वो फिक्स रहेगी, इधर जा रहा है मान लो, तो इलेक्ट्रॉन आधे साइकिल में करंट इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा, लेकिन इधर भी जो है इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कम ज़्यादा होती रहेगी, पहले बढ़ेगी फिर मैक्सिमम तक हो जाएगी स्पीड, फिर धीरे धीरे कम होगी, फिर जीरो हो जाएगी। आ रही बात समझ में? फिर दूसरी डायरेक्शन में बढ़ेंगी स्पीड, मतलब पहले तो इस तरफ जा रहे थे इलेक्ट्रॉन, अब इस तरफ जाएंगे, इस तरफ बढ़ेंगे मैक्सिमम होगी, फिर जीरो हो जाएगी, मैक्सिमम होगी, फिर धीरे धीरे होके वापस जीरो होगी। तो ये इस तरीके से चलता रहता है, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, ये ऐसी है। तो इसका जो कर्व मिलेगा वो ऐसे मिलेगा, इसका जो कर्व मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा। तो इनकी जो एक्चुअल कर्व है वो इस कर्व का मैं बता देता हूँ, इस सॉफ्टवेयर में जो दिख रहा है, ये देखो, ये देख पा रहे हो आप, ये जो है ब्लू कलर में, तो ब्लू कलर का जो करंट है, इसके अंदर जो करंट है वो ये कर्व में देखो कांस्टेंट लाइन दिख रहा है, ये ब्लू कलर का ये लाइन, इसका मतलब है कि ये ब्लू कलर क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे जो करंट है वो बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यू है, यही तो होता है डीसी, तो इसका मतलब ये डीसी है। इसमें ग्रीन में देखो, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो कौन सा है, वो इस टाइप का है, दिख रहा है इसी टाइप का, करंट का वैल्यू चेंज हो रहा है, और देखो ये बीच में जीरो है, ये जो है ये जीरो को शो कर रहा है, ये लाइन जीरो की है, मतलब जीरो के ऊपर नीचे है, ये चमक रहा है। तो ये एसी और ये डीसी है। अब ये एसी और डीसी एलिमेंट्स के साथ में कैसे वर्क करता है, संधारित्र के साथ में कैसे काम करता है, इंडक्टर कॉइल प्रेरक कुंडली के साथ में कैसा बिहेव करेगा, और डायोड के साथ में कैसा बिहेव करेगा, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ये कहानी जो है कैसे एसी